बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक बहुत ही अफसोसनाक बात हमारी तारीख़ पाकिस्तान का एक दर्दनाक और साज़िशी बाब, जिसकी तरफ मौलाना फजलुर रहमान ने इशारा किया है, लेकिन ये इशारा अधूरा है और इस साज़िश की दूसरी कड़ियाँ भी मुख्तलिफ़ ज़राए से आपके सामने आ चुकी हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है अपने एक बयान में कि इमरान खान और एक खलीजी मुल्क ने मिलकर गवादर और सी पैक के ख़िलाफ़ साजिश की और सी पैक को तबाह किया। तो ये बयान अधूरा इसलिए है कि इसमें सिर्फ ये दो करैक्टर नहीं थे, इमरान खान और गल्फ़ के अलावा भारत भी था और जनरल पाशा भी था। जी, वही आपका महबूब जनरल पाशा, जिसने रेमंड डेविस को फ़रार कराया था, जिसने पाकिस्तानी शहीद किए थे। और फिर ये पाशा साहब वो हस्ती थे जिन्होंने मकतूल अफराद की ख़ानदानों को इंसाफ देने के बजाय उन्हें उल्टा उन्हीं को धमकियां दी कि तुम्हें कत्ल करवा दूंगा, जान से मारने की धमकी देकर माफ़ीनामे पर दस्तखत कराए और रेमंड डेविस को बाइज़्ज़त तरीके से खुद अमेरिका पहुँचाया। ये वो था पाशा। और इसका किरदार अब गवादर में भी सामने आ रहा है कि गवादर को भी इसने तबाह किया। गोया कि हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश में भारत, इमरान खान, खलीजी मुल्क और पाशा, ये चारों एक ही पेज पर थे। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है जिसका हमें दोचार है। क्या भारत में कोई पाशा पैदा हो सकता है? क्या ईरान में कोई पाशा पैदा हो सकता है? क्या बांग्लादेश में कोई पाशा पैदा हो सकता है? ये पाकिस्तान ही की किस्मत क्यों है कि जहाँ ऐसे लोग पैदा होते हैं जो पाकिस्तान से तनख्वाह लेते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करते हैं, और काम करते हैं इसराइल के लिए और भारत के लिए। ये पाशा वही जिसका नाम वो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी के हवाले से भी आया है कि आरफ नकवी को इमरान खान के लिए फंडिंग करने पर इसी पाशा ने मजबूर किया था। और इसकी फिर दुबई में 5 भारतीयों के साथ एक मुलाकात हुई थी जिसमें ये नकवी भी शरीक था। और इस मुलाकात में इमरान खान के लिए साजिश के ताने बाने बुने गए। भारतीय लाबी, भारतीय ताजर, भारतीय फंडिंग, इसराइली फंडिंग, इमरान खान, पाशा, ये सारे नाम आप देखिए इकट्ठे आ रहे हैं। उसके बाद जो फैज़ साहब आए उनका किरदार भी आपने देखा, और उनसे पहले जो थे पाशा साहब के बाद जो आए ज़हीरुल इस्लाम, उसके बाद आए ये फैज़ साहब, इनका किरदार भी हमने देखा। इस बीच में पाकिस्तान की तारीख़ के वो तमाशे लगे जिनका हम जिक्र करें, और आने वाले वक्तों में उन पर किताबें लिखी जाएंगी और दुनिया को पता चलेगा कि पाकिस्तान को तबाह करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान के अंदर से ही पैदा हुए और पाकिस्तान के ख़जाने से पलकर पाकिस्तान को डसते रहे, पाकिस्तान को छुरे घोंपते रहे। तो ये इमरान खान जिसका भारतीय और इसराइली अफराद और लाबियों से ताल्लुक़ वाज़े हो चुका है, इस्टेब्लिश हो चुका है, अभी तक रियासत पाकिस्तान का लाडला है। यानी हर वो शख्स पाकिस्तान का रियासत का लाडला है जो पाकिस्तान का दुश्मन है। जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो लाडला है, और जो पाकिस्तान के लिए काम करता है उसको निशाने इबरत बना दिया जाता है। अगरचे अब तारीख़ का पहिया जो है उसकी गर्दश तब्दील होती हुई नज़र आ रही है, और रियासत को बचाने के लिए वो अफराद भी सरगर्म हो चुके हैं जो अब तक नादानिस्ता या दानिस्ता पाकिस्तान को तबाह करने के रास्ते पर चलते रहे। और उन्हें ये मुसद्दक़ा इत्तलाआत हैं कि उन्हें अपने किए पर पछतावा है कि हमने ये पाकिस्तान के साथ क्या कर दिया। और ये पछतावा होने की वजह शायद ये है कि पाकिस्तान अब एक डूबती किश्ती की मानंद हो गया है। कोई हमारा हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका हमारी बात नहीं मान रहा, हम अमेरिका की मिन्नत समाजत कर रहे हैं। चीन हमारी बात नहीं सुन रहा, सऊदी अरब हमारी बात नहीं सुन रहा, तुर्की हमें कोई लिफ्ट नहीं करा रहा। अमारात जो है वो तो खैर पहले ही एक ख़ास सतह पर पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि ये जो गवादर पोर्ट का इशू है इसमें अमारात की एक रकाबत है जो कि बिला जवाज़ है। गवादर ने अपना हिस्सा खाना है, अमारात के दुबई पोर्ट ने अपना हिस्सा खाना है, लेकिन अमारात को खदशा है कि जब ये गवादर पोर्ट बन जाएगा तो चीन जो अफ्रीका की तजारत के लिए, यूरोप से तजारत के लिए दुबई की बंदरगाह पर जो इन्हिसार उसने रखा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। और गवादर जो है जिसको अमारात वाले अपनी सौतन समझ रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। दुनिया में एक के साथ एक बंदरगाह बनती है, कारोबार बढ़ता जाता है। उसी तनासब से आज से 50 साल पहले दुनिया में कितनी बड़ी बंदरगाहें थी, आज उससे 3 गुना ज़्यादा बंदरगाहें हैं। और जो बंदरगाहें मौजूद हैं और उनकी कैपेसिटी भी बढ़ गई है।
इसके बावजूद किसी बंदरगाह का रिज़्क़ कम नहीं हुआ। तो ग्वादर पोर्ट बनने से दुबई सी पोर्ट का रिज़्क़ कैसे कम हो सकता है। लेकिन एक साजिश थी जिसमें ये खलीजी मुल्क इस्तेमाल हो गया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान को उससे इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा। और ये मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश नहीं कर सकता था अगर उसको पाकिस्तान के अंदर से पाशा जैसे गद्दार किरदार ना मिले होते। तो ग्वादर पोर्ट को तबाह करने के लिए पाशा ने भी माल कमाया, और जिस तरह वो पिज़्ज़े वाला बाजवा है उसने भी माल कमाया और ये ग्वादर पोर्ट को तबाह किया। अच्छा, अब इमरान खान जो है वो इस फॉरेन फंडिंग के जो मामले में जिस तरह फंस गया है और फंसता जा रहा है, और उसकी बौखलाहट ये है कि खुद अपने मुंह से इतराफ़ जुर्म कर रहा है। उसने कहा कि ये थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग कर ली तो क्या हुआ, 90 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रर को वो थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रर कहता है। तो उसके नज़दीक आप अंदाज़ा कीजिए कि इमरान खान कितना बड़ा माली क्रिमिनल होगा जो 90 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग को मामूली कह रहा है। यानी उसके हिसाब से बड़ी रकम जो है वो उसकी जो मिकदार है आप तय कर लीजिए, जिसकी नज़दीक 90 अरब जो है कुछ मानी ना रखती हो। और नाज़रीन, जब इसने पाकिस्तान में निमल यूनिवर्सिटी बनाई थी और शौकत खान बनाया था तो लोगों ने यही समझा था कि ये मुखय्यर आदमी है और मरीज़ों की मदद करना चाहता है, बच्चों को पढ़ाना चाहता है। जो लोग इसको जानते थे वो हैरान थे, इसलिए कि इससे तालीम से कोई दिलचस्पी है ना खैराती कामों से कोई दिलचस्पी है। यह तो फिर अब राज खुल रहे हैं, ये दोनों इदारे, वो यूनिवर्सिटी भी और ये अस्पताल भी, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कायम किए गए थे। ये इसकी एक आड़ थी कि ये तो तालीमी इदारा है और ये रिफाई इदारा है, दोनों इदारों को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। और ये यूनिवर्सिटी बाद भी बनी सिर्फ जो अस्पताल की फंडिंग से। अमेरिका और दुबई में इसकी तीनों बहनों, जिनकी शोहरत बहुत ही बड़े पैमाने पर चोरियां करने वालों की है, इनके प्लाजे खड़े हो गए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन गई, और छोटी मोटी मल्टी स्टोरी नहीं, बहुत बड़ी बिल्डिंग्स इनकी बनी। और लोगों ने सोचा फिर वहाँ पर अमेरिका में भी पाकिस्तान में भी कि ये रकम इन्हें कहाँ से मिली। खुशामदी सहाफ़ियों ने जो फर्रा गोगी से तनख्वाह लेते हैं, उन्होंने ये कहा कि ये इनकी सिलाई मशीनों की कमाई है। दुनिया में सिलाई मशीनों से कमाई के नतीजे में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स नहीं बनती, स्काई स्क्रैपर जिसे कहते हैं, उस तरह की बिल्डिंग्स नहीं बनती, बन ही नहीं सकती। लेकिन इन तीनों बहनों ने बनाई, और सबको फिर आस्ते आस्ते पता चल गया कि शौकत खानम अस्पताल की ये कमाई है। जो चंदा शौकत अस्पताल को दिया जाता है वो दरअसल इमरान खान की बहनों के बैंक में चला जाता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लंदन में ये जो मैच हुए चैरिटी के नाम पर, तो वहाँ से जो रकम आई वो शौकत खानम अस्पताल के लिए आई थी, लेकिन वो गई कहाँ, पीटीआई के फंड्स में। ये तो इस स्कैंडल का एक पहलू है। यानी एक तो फॉरेन फंडिंग स्कैंडल के केस के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला दे सकता है, तो उसमें ये सिर्फ एक पहलू है कि असासे और अकाउंट छुपाए गए अकाउंट्स की तादाद 50 से ज़्यादा है। लेकिन ये एक पहलू है। एक पहलू ये है कि अकाउंट्स छुपाए गए, दूसरा पहलू ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग की गई, तीसरा पहलू ये है कि जो खैरात के नाम पर चंदा इकट्ठा किया गया वो पार्टी को दे दिया गया। और इसके अलावा जो पांचवा छोटा पहलू है वो ये है कि भारत से फंडिंग ली गई और इसराइल से फंडिंग ली गई। इतने बड़े जराइम, यानी वो कोई एक शख्स का काम नहीं होता, ये पूरे सिंडिकेट होते हैं। अजीब बात नहीं होगी अगर कल कलां को ये पता चले कि ये जो क्रिमिनल सिंडिकेट था जिसकी एक्टिविटी का मकसद पाकिस्तान को तबाह करना था, उसमें पाशा, इमरान, भारत और इसराइल के अलावा कुछ और लोग भी शामिल हों। और यही जो आखिरी शुबा है कि कुछ और लोग भी शामिल हों, ये इस बात को तक़वियत इस वजह से भी मिलती है कि इलेक्शन कमीशन को मुसलसल धमकियाँ मिल रही हैं। और अब जो धमकियां दी जा रही हैं उनमें इशारों के नाव में ये भी कहा जा रहा है कि तुम्हारी फैमिली का भी हमें पता है, कहाँ रहती है, बच्चे कहाँ जाते हैं, उनका क्या शेड्यूल है, क्या मसरूफियात है, मतलब ये है कि तुम्हारी फैमिली को भी हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन ने इस दबाव को भी मुस्तरद कर दिया, और जैसा कि कल का आपने उनका बयान पढ़ा इलेक्शन कमीशन के तर्जमान का, वो बड़े वाज़ेह था कि हम किसी दबाव में नहीं आएंगे और फैसला सुनाएंगे। फैसला सुनाने की तारीख नहीं दी और ये भी नहीं कहा कि जल्द सुनाएंगे, लेकिन जिस अंदाज में प्रेस रिलीज में ये बात कही गई है कि फैसला सुनाएंगे, उससे अंदाज़ा होता है कि फ़ैसला अब करीब है। और इमरान खान की जो परेशानी और तकलीफ़ है वो इसी वजह से बढ़ गई है। करारदाद असम्बली में
लाने वाली बात जो है वो तो बेईमान है, बिल्कुल ही बेईमान है। लेकिन ये जो रेफरेंस है, ये रेफरेंस लाया जाएगा और ये एक रेफरेंस लाने के नतीजे में जिसके ख़िलाफ़ रेफरेंस आ जाए वो क्या कहते हैं, वो फैसला सुनाने के इख्तियार से महरूम हो जाता है। ये एक गलत गुमराही फैलाई जा रही है। पहली बात जो है कि रेफरेंस के लिए कुछ ठोस वजूहात का बयान करना ज़रूरी है, इसके बगैर रेफरेंस आगे नहीं जा सकता। इमरान खान के पास रेफरेंस दायर करने के लिए कोई ठोस वजह नहीं है, बल्कि ये पहले ही मरहले पर ये रेफरेंस ज़मीन बोस हो जाएगा, क्योंकि रेफरेंस इस बुनियाद पर दायर किया गया है कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं ये सियासी जमातों से मिलते हैं। तो इलेक्शन कमीशन के तर्जमान ने जो बयान जारी किया उसने कहा है कि पिछले दिनों, पिछले अरसे में जितनी भी मुलाकातें हुई हैं इलेक्शन कमीशन से, वो सबसे ज़्यादा मुलाकातें जो की हैं वो PTI के लीडरों ने की, और उनमें शाह मोहम्मद कुरैशी भी शामिल है। तो ये जो बुनियाद रखी है इसने रेफरेंस की, वो तो इसी बात से ढह जाएगी कि सबसे ज़्यादा मुलाकातें तो खुद PTI वालों ने की, और फिर इमरान खान की वो जो सारा रिकॉर्ड मौजूद है इलेक्शन कमीशन के पास, कि किस तरह इसने आज से 6-7 महीने पहले इलेक्शन कमिश्नर से मिन्नत समाजत की कि मुझसे एक खुफिया मुलाकात कर लो। ये खुफिया मुलाकात के लिए LG भी गया उसके पास, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं जो मुलाकात भी करूंगा ओपन मुलाकात करूंगा, और उन्होंने कहा था कि ठीक है मुलाकात के लिए आ जाएं, लेकिन मुलाकात का एवेन्यू होगा मेरा ऑफिस, घर नहीं। तो वो चीज़ ये इमरान खान समझता है कि ये इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड पर नहीं है, हालांकि इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड पर है। वो सारी कॉलें जो मुलाकात की दरख्वास्त के लिए की गई थी, टेलीफोन कॉलें, वो सारी मौजूद है, और जो दूसरे राब्ते, जो शख्सी राब्ते यानी जो मुलाकातों के ज़रिए किए गए, यानी कुछ LG, कम से कम एक LG ऐसा था जो इलेक्शन कमिश्नर से मिलता रहा है उनके आपस में, कि एक खुफिया मुलाकात इमरान खान के साथ कर ली जाए, उसका भी रिकॉर्ड मौजूद है, गुफ्तगू उनके बैठने का भी रिकॉर्ड मौजूद है, ऑडियो भी मौजूद है, वीडियो भी मौजूद है। तो इमरान खान किस बुनियाद पर रेफरेंस करेगा? ये रेफरेंस जो दायर करना है ये एक बड़ा बेमाने और इंतहाई क्या कहते हैं कि 0/0 किस्म की मश्क है। ये अलग बात है कि 3 रुकनी बेंच इसे वैलिड करार दे दे, लेकिन अब 3 रुकनी बेंच के लिए भी हालात पहले जैसे साजगार नहीं रहे। अब संजीदा बात है, लेकिन इसमें अगर हम एक मज़ाहिया ख़बर शामिल कर लें कि वो जो मशहूर आर्टिस्ट हैं खालिद भट्ट, उन्होंने जो 3 मिनट की वीडियो भूटान के 3 रुकनी बेंच के हवाले से बनाई है, 3 मिनट की भी नहीं है, मेरे ख्याल में 1.5 या 2 मिनट की है। वो 1000 एहतजाजी मुजाहरों पर भारी है। वो आपने देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो नेट पर आम दस्तयाब है, हर व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद है, सोशल मीडिया पर हर 15 मिनट बाद वो फिल्म अपलोड हो रही है, और वो फिल्म क्लासिकल है। और पाकिस्तान की तारीख़ में ये मज़ाहिया फिल्म, ये मज़ाहिया क्लिप एक संजीदा डॉक्यूमेंट के तौर पर पाकिस्तान की तारीख़ के रिकॉर्ड में शामिल हो जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ, और आप इसको देखेंगे और मौजूदा हालात से उसका मुवाज़ना करेंगे तो आप भी इस बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे कि ऐसा ही होगा। तो नाज़रीन, इन हालात में 6 रुकनी बेंच के लिए भी मुश्किल होगा कि इधर इमरान खान रेफरेंस के लिए दरख्वास्त दायर करे और इधर जो है वो 3 रुकनी बेंच उसको वैलिड करार दे दे किसी ज़ाब्ते की कार्रवाई के बगैर। आज से 10 दिन पहले तक तो ये शायद हो सकता था, लेकिन अब नहीं हो सकता, क्योंकि अब चीफ जस्टिस की अपनी आइनी पोजीशन इतनी मजरू हो चुकी है। अटार्नी जनरल ने भी बयान दे दिया है और 2 जजों ने भी बयान दे दिया है कि चीफ साहब जिन जजों को खिलाफ मेरिट, खिलाफ कायदा, खिलाफ ज़ाब्ता मुसल्लत करना चाहते थे सुप्रीम कोर्ट पर, उनकी नामजदगी जुडिशल कौंसिल ने अक्सरियत के साथ मुस्तरद कर दी है। अटार्नी जनरल की तस्दीक भी आ गई है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। अखलाकी तौर पर तो उनसे ये मुतालबा किया जा रहा है कि वो मुस्ताफ़ी हो जाए, लेकिन अगर वो मुस्ताफ़ी नहीं होते तब भी वो एक बंद गली में चले गए, जहां उनके पास अब इमरान खान को बचाने के लिए माजी जैसी कार्रवाई करना आसान नहीं बल्कि तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। इसलिए इमरान खान की तरफ से असम्बली से करारदाद पास कराना या धमकियां देना या रेफरेंस लाना, इन तीनों इक़दामात का अब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लगता है कि अब इस मामले में कम से कम इमरान खान के पाँव के तले से ज़मीन निकल चुकी है और खेल जो है अभी बाकी है। खेल का एक हिस्सा लाहौर में
खेला जाएगा और दूसरा हिस्सा दुबई में खेला जा रहा है, जहां पाकिस्तान की एक अहम सियासी शख्सियत कुछ अहम रियासती शख्सियात के कहने पर दुबई में कुछ लो और कुछ दो के असूल पर बातचीत करने के लिए मौजूद है। और वहाँ से अगर कामयाबी हो गई तो इन ताकतों के कदम मजबूत हो जाएंगे जो पाकिस्तान को इस इमरानी शैतानी फितने से बचाने के लिए अब अपना सब कुछ दांव पर लगा चुकी हैं। तो नाज़रीन, इस मेरे आखिरी फिक्रे से एक सवाल पैदा होता है जो आपके ज़हनों में आया होगा कि क्या इमरान खान इतनी ताकतवर शख्सियत बन गया है? तो बात यह है कि इमरान खान तो एक मोहरा है। असल ताकतें वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान में तवील अरसे से शिकंजे गाड़े हुए हैं। एलीट क्लास, सेमी एलीट क्लास उनके साथ है, हर शोबे में उनके नुमाइंदे मौजूद हैं और ये अपने मफादात की जंग है जो इमरान खान को आगे करके लड़ी जा रही है। और इमरान खान, चूँकि इमरान खान उनको सूट करता है, इसलिए इन ताकतों के मफादात और इमरान खान के मफादात आपस में जुड़ गए हैं। चुनाचे यूँ समझिए कि भारत है, इसराइल है, इमरान खान है और पाकिस्तान की एलीट और सेमी एलीट क्लास है। इन सब के मफादात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जुड़ गए हैं। तो इसलिए ये जो जब हम ये कहते हैं कि इमरानी फितना, तो उसका मतलब महज इमरान खान और महज PTI नहीं, बल्कि असल ताकत वो सहूलतकार हैं जिनके पास इस फितने की 90% ताकत है और 10% ताकत जो है वो इमरान खान की, वो इनका सामने का फेस है। तो फेस से लड़ाई नहीं है, फेस के पीछे जो माफिया है, एक बहुत बड़ा माफिया जो 70 साल से पाकिस्तान पर मुसल्लत है और पाकिस्तान का खून चूस रहा है, उस माफिया के साथ पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी कौम की लड़ाई है। और ये जंग अब हर सूरत में जीती जानी है और जीते जाने के इम्कानात हारे जाने के इम्कानात से बहरहाल इस मामले में ज़्यादा है। तो नाज़रीन, ये ब्लॉग सिर्फ इस पॉइंट के लिए था जो मौलाना फजल रहमान ने एक अधूरी सच्चाई बयान की, मसलहतन उसको तफसील के साथ बयान करने के लिए। इसकी तफसीलात बहुत खौफनाक हैं। किस तरह दुबई में पाशा मिलता रहा, किस तरह भारतीय उसकी पुष्ट पर थे और किस तरह भारतीयों ने फिर जनरल पाशा को अमारात में नौकरी भी दिलवाई और फिर भारतीयों ने ही उसे सिक्योरिटी का एडवाइज़र बनाया। और इस सिक्योरिटी एडवाइज़र जिसका नाम पाशा था, इसने फिर इंडिया अपने अमारात में मोदी की हिफाजत के लिए इंतज़ामात किए, यानी मोदी का मुहाफ़िज़ बन गया ये पाशा, जिसने रेमंड डेविस की मुहाफ़िज़त की थी। इसी ने फिर मोदी की मुहाफ़िज़त की और वही फिर इमरान खान का भी मुहाफ़िज़ करार पाया। तो ये एक साजिश है जिसकी तफसीलात मज़ीद आने वाली हैं। बल्कि फ़ॉरेन फंडिंग स्कैंडल के हवाले से एक और ख़बर भी आ रही है एक आध दिन में या चंद दिन में कि बिल गेट्स ने कई अरब की इमदाद की थी पाकिस्तान को तालीमी सेक्टर में इसावन के लिए कि इसकी मदद से तालीमी इदारे बनाए जाएँ, स्कूल बनाए जाएँ, ख़ानगी की शरह जो है वो बढ़ाई जाए। तो वो ख़बर ये है कि वो सारी रकम, सारी की सारी रकम, ये भी नहीं कि उसका 50% हिस्सा या 70% हिस्सा, सारी की सारी रकम इमरान खान खा गया और ये स्कैंडल भी आएगा। और मज़े की बात यह है कि इमरान और परवेज़ मुशर्रफ एक ही सिक्के के दो रुख हैं और यही काम परवेज़ मुशर्रफ ने भी किया था। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में यूनेस्को ने पाकिस्तान की वज़ीर तालीम जो थी उस वक्त ज़ुबैदा जलाल, ऐसा ही कोई नाम था, तो उसको अरबों रुपए की मदद दी थी तालीम के लिए। वो सारी रकम वो ज़ुबैदा जलाल खा गई और सारी खाने से मुराद ये है कि ऊपर मुशर्रफ को भी हिस्सा तो गया होगा, क्योंकि मुशर्रफ इमरान खान से पहले पाकिस्तान का करप्ट तरीन हुक्मरान, दुनिया के करप्ट तरीन हुक्मरानों में से एक परवेज़ मुशर्रफ था, जिसने, अगर हम मुहावरे की ज़बान इस्तेमाल करें तो दुबई में सोने के महल्लात बनाए। ये अलग बात है कि तकदीर ने उसे इन सोने के महल्लात से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका नहीं दिया और उसे एक ऐसी बीमारी में मुब्तला कर दिया जिसमें वो एक गिलास पानी पीने की लज्जत से भी महरूम हो चुका है। यह अल्लाह ताला की पकड़ है और इससे इबरत पकड़ने की ज़रूरत है, इस पर खुश होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये बात बतानी इसलिए ज़रूरी है कि जो लोग खुदा के खौफ से बेनियाज़ होकर मुशर्रफ और इमरान की तरह अंधी करप्शन करते हैं, उनका अंजाम ये भी हो सकता है। तो ये मुशर्रफ हो या इमरान, तालीम के दोनों दुश्मन थे, दोनों ने पाकिस्तान से तालीम की बेखुनी की, दोनों वतन फरोश हैं, दोनों ने पाकिस्तान के मफादात को तबाह करने के लिए दुश्मन मुल्कों से पैसे लिए
और आपको याद होगा कि परवेज़ मुशर्रफ वो हस्ती था जिसके लिए यहूदी इबादत गाहों में दुआएं की जाती थी, प्रार्थनाएं की जाती थी, उनके लिए व्रत रखे जाते थे जिनको वो अपनी ज़बान में रोज़ा ही कहते हैं। रोज़े रखे जाते थे मुशर्रफ की ज़िंदगी के लिए। वही यहूदी जो इमरान खान के पीछे हैं, वही यहूदी मुशर्रफ के पीछे थे। और ये मुशर्रफ और इमरान एक ही सिक्के के दो रुख हैं, उसी एलीट और सेमी एलीट क्लास के चेहरे। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।